सर हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड करा है कि जो लीगल एज फॉर इंडियन वुमेन है मैरिज के लिए वो 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी जाए। यानी कि जो पुरुषों की जो मिनिमम एज थी शादी करने के लिए वो ऑलरेडी 21 साल थी, लेकिन अब जो महिलाएं हैं इस देश में उनकी भी जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स ओल्ड निर्धारित कर दी जाए। अब यार इससे जुड़े आपके मन में कुछ मजेदार सवाल आ सकते हैं कि क्या इतना आसान होता है एक लॉ को बदल पाना, वो भी शादी के लॉ को बदल पाना इंडिया जैसे देश में। दूसरा सवाल आपके मन में ये भी आ सकता है कि यार मान लीजिए कल को बाई चांस पता चले कि अच्छा शादी हो गई है 17 साल की लड़की की, वो कोर्ट में पहुंचे कि भाई मेरी शादी 17 साल की उम्र में कराई गई थी, तो क्या वो शादी अमान्य हो जाती है या फिर पनिशमेंट दिए मिलता है? और पनिशमेंट किसको मिलता है, माता पिता के किसके माता पिता को मिलता है? यानी कि काफी सारे सवाल हो सकते हैं आपके मन में। और ये भी हो सकता है कि क्या ये 21 ईयर्स ओल्ड वाला जो ये कंसेप्ट है ये कितना हद तक सही है हमारे देश में, और क्या ऐसे रीजन हो सकते हैं कि गवर्नमेंट को इस दिशा में सोचना पड़ा। इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं, यानी नॉलेज रानी। आई एम अवधेश पारिक और आज इसी से रिलेटेड हम पूरा फुल एनालिसिस करेंगे इसी चैनल पर। और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का मजेदार वीडियो। सर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो डिसीजन लिया गया है किस आधार पर लिया गया है। तो यार एक जया जेटली कमेटी है, उसका गठन हुआ था जून 2020 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। यानी उन्होंने एक टास्क फोर्स तैयार करी जो कि कोरिलेशन पता लगाएगी, मतलब एक रिलेशन पता लगाएगी किसके बीच में, यानी वुमेन की मैरिज की एज में और जो और सोशल इंडिकेटर्स होते हैं उनके बीच में। यानी कि जैसे आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया और जो विमेन का जो न्यूट्रिशन लेवल्स हैं उनके बीच में, और जो अनीमिया की जो प्रॉब्लम है उनके बीच में, यानी कि कोरिलेशन पता लगाएगी कि क्या एज से इसका क्या कोरिलेशन है। और ये जो कमेटी है इसने जो डिसीजन लिया वो किस बेसिस पर लिया होगा। तो यार इसके लिए इनका कहना है कि 16 यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में वो गए हैं और वहां के जो यंग एडल्ट्स हैं उनसे बातचीत करी, उनसे फीडबैक लिया है प्रॉपर, और साथ ही साथ 15 और अदर एनजीओ हैं जिनके साथ वो जुड़े, ताकि वो दूर दराज के इलाकों में अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज में वो गए हैं और सभी धर्मों के लोगों से जो जानकार है उनसे बात करी, और उसके बाद उस फीडबैक के आधार पर इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं जो कि 21 साल तक वो जो एज है वो बढ़ा देनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने और भी कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं जो कि उतनी ही इंपॉर्टेंट है। वो रिकमेंडेशंस में ये भी शामिल है कि अगर जब आप 21 ईयर्स तक आप बढ़ा रहे हैं जो एज है, लेकिन वो इनइफेक्टिव होगी अगर आपने साथ में कुछ और चीजों का ध्यान नहीं रखा। वो रिकमेंडेशन हो सकती है कि भाई आप साथ ही साथ जब आप ये एज बढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ जो विमेन एम्पावरमेंट है उसका भी खास ध्यान रखें कि जो विमेन है उन सब बेसिक नेसेसिटीज पहुंचे और इंस्टीट्यूट्स हैं वो खोले जाएं ताकि जो विमेन है वो और ज्यादा पढ़े, और जो अवेयरनेस कैंपेन है वो भी चलाना चाहिए इस जो लेजिस्लेशन है उसको और सोशल एक्सेप्टेंस क्रिएट करने के लिए उस लेजिस्लेशन के आधार पर, यानी कि इसको लोग खुद एक्सेप्ट करें इस नए लॉ को, इस डिसीजन को, और ना कि ये मजबूरी से थोपा जाए किसी के ऊपर। सो यार सबसे पहला जो ऑब्वियस सवाल आप सभी के मन में आ सकता है वो यही है कि यार ऐसा इस बात का क्या औचित्य है कि हम लीगल एज चेंज कर रहे हैं। अब क्या अचानक से हमारे दिमाग में क्यों आ रही है कि चलो 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी जाए, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो यार जो सबसे पहले जो ऑब्वियस हमारे मन में खुद से आता है जो इसका आंसर वो यही आता होगा कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल, कि भाई हम 18 से बढ़ा के 21 साल कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं हम एज, ताकि पॉपुलेशन थोड़ी सी जो बढ़ रही है वो कंट्रोल में आ जाए। तो यार इसका जवाब जो जया जेटली कमेटी ने दिया है वो है नहीं, क्योंकि जो इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है वो ऑलरेडी डिक्लाइनिंग में है। तो जो पॉपुलेशन कंट्रोल है शायद अभी इतना बड़ा मेजर ना हो इस चीज को लेकर, लेकिन जो मेन रीजन यहाँ पे ये साइड करा जा रहा है वो है विमेन एम्पावरमेंट और साथ ही साथ कुछ और सोशल इंडिकेटर जिनके बारे में हमने पहले बात करी थी। यानी कि कमेटी का ये कहना है कि यार जो शादी करने के बाद एक चाइल्ड मैरिज जब होती है, यानी जब 18 साल में भी अगर किसी लड़की की शादी हो रही है तो यार उसके साथ कुछ और जुड़ी हुई दिक्कतें सामने आती हैं, जैसे कि जो वेलबींग होती है, मेंटल एंड हेल्थ वेलबींग जो होती है या फिजिकल वेलबींग होती है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है इससे। साथ ही साथ जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, वो भी इंपैक्ट होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर आप जानते हो तो वो ये होता है कि जो बच्चा होता है उसका पहले ही साल में, जन्म के पहले ही साल खत्म होने से पहले भी उसकी मौत हो जाना। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये होता है कि जो विमन है वो चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी की जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको लेकर उनकी डेथ हो जाना। तो इन सब पर भी काफी इंपैक्ट पड़ता है अगर जो शादियां जल्दी होती हैं उसके कारण। और साथ ही साथ न्यूट्रिशनल लेवल्स ऑफ बोथ विमेन एंड चिल्ड्रन आर आल्सो इफेक्टेड बाय इट। लेकिन एनएफएचएस डाटा के अनुसार, यानी एनएफएचएस यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डाटा के अनुसार जो चाइल्ड मैरिज है वो काफी हद तक डाउन भी आई है, यानी कि 27% थी, वो 77% थी 2015 to 16 में, जो कि डाउन है 23% तक 2019 to 20 में, यानी कि काफी हद तक वो डाउन आई। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो और पुश करना चाह रही है कि इसको थोड़ा सा और कम करा जाए, यानी चाइल्ड मैरिज है वो कम हो। यार इसकी जो क्रिटिसिज्म के जो पॉइंट्स है डिसीजन को लेकर वो भी काफी हद तक मैच्योर हैं और समझने योग्य हैं। देखिए यार जैसे मैंने अभी एनएफएचएस का डाटा आपके साथ शेयर करा था कि जो 27% है 2015 to 16 में चाइल्ड मैरिज का रेट वो घटकर 23% हो गया 2019-20 में। तो हालांकि मैं देखने में तो लग रहा है कि 27% से घटकर 23 पर आ गया, लेकिन 23 भी है, ये भी काफी एक बड़ा नंबर है और काफी ज्यादा फर्क नहीं आया है, मात्र 4% का फर्क आया है इतने सालों में।
और साथ ही साथ अगर एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि हम एक ये सोच कर चलते हैं कि अच्छा जो लड़की है वो स्कूल में पढ़ रही थी, उसके मम्मी पापा ने उसे छुड़वाया स्कूल से और उसकी शादी करा दी, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि यार इसका होता है इसका रिवर्स है, यानी कि वो स्कूल में पहले पढ़ रही होती है, प्राइमरी एजुकेशन ले रही होती है, लेकिन उसके बाद वो ड्रॉप आउट होती है, यानी कि उसके पास क्योंकि हायर एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाती है, यानी वो एसेस नहीं कर पाती हायर एजुकेशन, इस वजह से वो ड्रॉप आउट होती है स्कूल से। और क्योंकि वो उनको घर में दिख रही होती है, उनको सोचते हैं कि चलो काम निपटा लेते हैं, तो इसलिए वो शादी करवा देते हैं उस लड़की की। यानी कि थोड़ा सा रिवर्स होता है। अगर एजुकेशन के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाए तो शायद एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस लीगल एज को बढ़ाने की जरूरत ही ना पड़े। और साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट ये भी है कि यार क्रिमिनलाइजेशन हो जाएगी ज्यादा मैरिजेज की। देखिए जैसे मैंने भी बताया कि 23% आज भी चाइल्ड मैरिजेस का रेट है 2019-20 डाटा के अनुसार। तो यार 23% अगर 18 की एज में भी है, यानी कि अगर 18 की हमने मिनिमम एज रखी है, तब भी अगर 23% चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं, तो यार अगर हम 21 पर इसको इंक्रीज कर देते हैं, तो यानी कि जो कैप है वो और बड़ी हो जाएगी, यानी इसकी जो 23% है वो ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। ऑफकोर्स सी बात है, इसका मतलब कि जो काफी जो मैरिजेस है वो इंडिया में इलीगल हो जाएंगी, यानी कि काफी हद तक कुछ लीगल इश्यूज फंस सकते हैं जो होने वाली मैरिजेस है। यानी कि पहले हमें एक फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा फाउंडेशन लेवल के ऊपर। तो अगला आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये जो डिसीजन है इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन हो सकता है। तो इससे जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाले हैं वो है कम्युनिटी एससी एंड एसटी कम्युनिटीज, क्योंकि यार अकॉर्डिंग टू डाटा 70% ऑफ जो अर्ली मैरिज है जो होती है वो एससी एंड एसटी कम्युनिटीज में ज्यादा होती है। जो एनएफएचएस 4 का जो डाटा है यार उसके अकॉर्डिंग जो एससी एसटी एंड ओबीसी की जो मीडियन एज है फॉर मैरिज ऑफ वुमेन वो है 18.1 फॉर एससी, 18.4 फॉर एसटी एंड ओबीसी के लिए वो 18.5 है। और साथ ही साथ क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स ये 21 से तो कम है ना, और साथ ही साथ जो रूरल एरियाज और जो अर्बन एरियाज है इनमें भी काफी डिफरेंस है। यानी कि जो रूरल एरियाज में है उसमें ऑफ कोर्स सी बात है कि यार जल्दी मैरिज होती है, क्योंकि इसका रिलेशन देखा जा रहा है कि एजुकेशन के साथ, क्योंकि अर्बन एरियाज में है वो एजुकेशन ज्यादा एसेसिबल होती है एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। इसी वजह से वहां पर एनएचएफएस 4 के डाटा के अनुसार जो रूरल एरियाज है उनमें जो मीडियन एज है मैरिज की गर्ल्स के लिए वो है जस्ट 18.1 इयर्स एज कंपेयर टू 19.8 इयर्स, यानी अराउंड 20 इयर्स है अर्बन एरियाज में, वर्सेस जो रूरल एरियाज है उनमें मीडियन एज है जस्ट 18.1 इयर्स। तो इनमें भी डिफरेंस आएगा, यानी कि जो रूरल एरियाज की जो मैरिज है वो ज्यादा इफेक्टेड होंगी एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। लेकिन यार मेजर बात यही है कि ज्यादातर मैरिज ऑलरेडी जो मीडियन एज निकल कर आ रही है वो सारे की सारी 21 से ही कम निकल कर आ रही है, यानी कि काफी ज्यादा बड़े लेवल पर जो मैरिजेस हैं वो इफेक्ट होंगी। तो यार अब इतना जान लेने के बाद एक बैकग्राउंड में एक अच्छे सवाल तक हम पहुंच सकते हैं कि क्या इसके लीगल इम्प्लीकेशंस होंगे, यानी कि इस लॉ को पास कराना कितना लीगली वायबल है इंडिया में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो मैरिज की जो एज होती है वो निर्धारित कैसे होती है। तो देखिए अगर आपको पता नहीं है तो ये जान के हैरानी होगी कि जो मैरिजेस हैं वो पर्सनल लॉ के आधार पर जो एज है वो निर्धारित करी जाती है, यानी कि जो हिंदूज का जो पर्सनल लॉ है, यानी कि सेक्शन 5 ऑफ द हिंदूज मैरिज एक्ट 1955 है, उसके अनुसार जो हिंदू गर्ल है उसकी एज होनी चाहिए मिनिमम 18 इयर्स और एक जो बॉय है उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 इयर्स। और साथ ही साथ ऐसा ही सेम रूल अप्लाई होता है क्रिश्चियंस में भी, यानी कि उनमें भी इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है 1872, उसके अनुसार सेम ही है, यानी ब्राइड और ग्रूम की एज इतनी होनी चाहिए, कि 18 एंड 21 रिस्पेक्टिवली। लेकिन जो मुस्लिम्स हैं उनमें अलग होता है कि नहीं, उसमें प्यूबर्टी के आधार पर वो तय करते हैं, यानी कि उनमें अराउंड 15 ईयर्स की एज में मैरिज करना लीगल हो जाता है उनके लॉ के अनुसार। अब यार आपके मन में एक सवाल जागृत होना शुरू हो गया होगा कि यार अच्छा चलो मान लीजिए हमने सोच लिया कि हमें 18 से 21 पे करना है, तो उसके लिए हमें क्या लीगली क्या क्या करना पड़ेगा, यानी कौन कौन से लॉ में बदलाव लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यार हमें जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड मैरिज एक्ट है, उसमें हमें जो एज है वो मिनिमम 18 से घटाकर हमें 18 से बढ़ाकर हमें 21 ईयर्स की करनी होगी। उसके बाद हमें जो पर्सनल लॉज है उनमें थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा, यानी कि जो जैसे अभी हिंदू मैरिज एक्ट था एंड जो इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है और स्पेशल मैरिज एक्ट है उनमें भी हमें बदलाव लाने पड़ेंगे। जो मेन जो इशू क्रिएट कर सकता है लीगल इशू एक्सपर्ट्स का मानना है वो है मुस्लिम लॉ। ऐसा क्यों है? क्योंकि यार जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है और जो मुस्लिम लॉ है ये थोड़े से एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है, जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, उसमें ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ हो कि अच्छा यार ये वाला जो लॉ है, हमारा जो एक्ट है, ये ओवरराइड करेगा किसी और लॉ को। यानी कि जो मुस्लिम लॉ है उसके अकॉर्डिंग तो अगर कोई आदमी 16 इयर्स का है तो वो इजीली यानी कि वो मैरिज कर सकता है, वो योग्य है, मैरिज के लिए एलिजिबल है। लेकिन वहीं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अनुसार वो एक चाइल्ड मैरिज हुई,
यानी कि ये दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं, और एक्सपर्ट्स का कहना है कि यार ये थोड़ा सा एक लूप होल है, यानी कि एक ब्लाइंड स्पॉट है इंडियन लॉ में जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, और इसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। तो अभी आपके मन में सवाल, ऑब्वियस सवाल आ रहा होगा कि क्या मुस्लिम लॉ को अमेंड करा जा सकता है, यानी कि जो ऊपर कोलाइड कर रहे थे उसका रिजल्ट क्या है, यानी कि उसका सोल्यूशन क्या है। तो यार इसके लिए में ये थोड़ा सा एक केस जानना होगा कि यार शायरा बनो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। तो उसके अंतर्गत जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करा था। तो उसमें यार ये लोगों में जिज्ञासा थी कि यार क्या एक रिलीजियस लॉ को क्या सुप्रीम कोर्ट ओवरराइड कर सकता है, यानी कि उसके ऊपर कोलैबोरेट कर सकता है। तो उसमें कोर्ट का ये कहना था कि जो भी पर्सनल लॉज हैं दे विल हैव टू फॉल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री, यानी कि उनको मानना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को, और उसके अंतर्गत ही लागू होने चाहिए। और साथ ही साथ उसने कोर्ट ने मोरालिटी का भी हवाला दिया था। तो इसी को देखकर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो लीगल मैरिज की जो एज है वो अगर हम बढ़ाते हैं तो उसमें अपने को जो पब्लिक हेल्थ है उसको जस्टिफाई करना चाहिए। लेकिन जो हाई कोर्ट से यार उन्होंने अलग अलग जगह पर कुछ कुछ डिफरेंट वर्डिक्ट्स दिए हैं इसी इशू पर, क्योंकि मैंने कहा ना कि थोड़ा सा ये इशू थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है एंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये जो एक ब्लाइंड स्पॉट है तो ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन जरूर होंगी। जैसे कि यार फरवरी 2021 में ही एक मुस्लिम कपल जिसमें कि जो गर्ल थी वो 17 ईयर ओल्ड थी और उसकी शादी हुई थी 36 ईयर ओल्ड मैन से, तो उसमें हरियाणा और पंजाब कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उन्हें प्रोटेक्शन ग्रांट करी थी इस बेसिस पर, क्योंकि उनका मानना था कि भाई जो पर्सनल लॉ है वो कहीं भी ओवरराइड नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्पेशल प्रोहिबिशन एक्ट है उसमें कहीं दे रखा कि वो ओवरराइड कर सकता है पर्सनल लॉ को। इसी वजह से जो मुस्लिम लॉ है वो प्रिवेल करेगा एंड उनकी जो शादी है वो मान्य है। अब यार आपके दिमाग में एक ऑब्वियस सवाल आ सकता है कि यार जो मान लीजिए मान लीजिए किसी कपल की शादी हो गई है वो भी कम एज में, और बाद में डिटेक्ट होता है कि अच्छा यार उसकी शादी हो चुकी है, तो क्या वो शादी का कोई मतलब नहीं रहता, यानी कि वो शादी निरर्थक हो जाती है या फिर अमान्य हो जाती है, क्या होता है उसका। तो यार देखिए ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल चीज है कि यानी कि मान लीजिए बाद में पता चलता है कि अच्छा ये चाइल्ड मैरिज थी, तो उसके बाद वो ऑफकोर्स गैर कानूनी है क्योंकि वो मिनिमम एज से पहले हुई है, लेकिन वो निरर्थक नहीं है, यानी कि वो शून्य नहीं है। वो शून्य या फिर निरर्थक तभी होगी जब जो माइनर पार्टी यानी कि जो चाइल्ड है, क्योंकि जिसकी जो मिनिमम एज से पहले जिसकी शादी हुई है वो जाके पिटीशन दे कोर्ट में कि जी हाँ मेरी बिना इच्छा के जोर जबरदस्ती के साथ ये शादी करवाई गई थी। उसके बाद अगर वो ऐसा पिटीशन होता है तो यार जुवेनाइल जस्टिस जो होता है वो उसके जो प्रोविजंस हैं वो सामने आते हैं और वही लागू होते हैं आगे, और जो बच्चा उसको कस्टडी में लिया जाता है ताकि वो जब वो बड़ा हो जाए, जब वो खुद डिसीजन ले सके शादी का, तब तक उसको कस्टडी में रखा जाता है, उसकी देखभाल करी जाती है एंड उसके बाद उसको छोड़ा जाता है। तो यार ये एक थोड़ी सी डीप इंसाइट, बहुत सारी इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स के साथ भरा हुआ एक बड़ा सा वीडियो था। नो ये छोटा बोलूंगा तो गलत होगा, छोटा वीडियो नहीं था, काफी बड़ा था एंड आप लोगों ने यहाँ तक सुना है, दैट मीन्स दैट यू हैव अ थ्रस्ट फॉर नॉलेज एंड दैट्स व्हाई यू आर ऑन द राइट चैनल, नॉलेज दानी। एंड मैं अवधेश पारेख आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, और अगर वीडियो पसंद आया हो यार, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, काफी मेहनत लगती है रिसर्च में, एडिटिंग में, आपके सामने प्रेजेंट करने में, पता नहीं कितने रीटेक्स लेने पड़ते हैं, कुछ वर्ड इधर से उधर ना हो जाए इसलिए ध्यान रखना पड़ता है, इवन अभी भी होगा तो उसके लिए माफी मांगता हूँ। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना यार, जिसको जरूरत हो ये वीडियो पहुंचाने की, जो और आपकी तरह ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करता हो, तो ऑफ कोर्स अपने ऐसे फ्रेंड या रिलेटिव के पास जरूर पहुंचाना यार मेरी इस वीडियो को। और शेर और शायरी का शौक हो तो आप मेरे दूसरे चैनल अवधेश पारेख पर जा सकते हैं, वेयर यू कैन चेक आउट माय चैनल एंड मेरी शायरीज एंड कुछ व्लॉग्स भी आप देख सकते हैं वहां पर। एंड तब तक के लिए इन्फॉर्मेटिव रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। साइनिंग ऑफ।